एक हफ्ते के भीतर बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या। वो भी विभत्स तरीके से। भीड़ ने पीट पीट कर जान ले ली। बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है? किसके इशारे पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं? स्थितियां इतनी अराजक क्यों हो गई हैं? एक छात्र नेता की हत्या के बाद शुरू हुआ हिंसा का दौर जारी है। कट्टरपंथी वहां की सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी कहा है कि मौजूदा सरकार गैर मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। तो सवाल है कि बांग्लादेश को कौन सुलगा रहा है? क्या यह सब केवल सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा कार्यवाहक सरकार करवा रही है? मारे गए छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के परिवार वाले तो यही आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का नाम भी बांग्लादेश के इस फसाद से जोड़ा जा रहा है। क्या बांग्लादेश पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों का कंट्रोल हो गया है? क्या वो अपना भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश के उपद्रवियों के जरिए चला रहे हैं? नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आसान शब्दों में आपको बांग्लादेश के मौजूदा हालात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। – 2024 के छात्र आंदोलन के पोस्टर बॉय शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश जल रहा है। वहां अराजक स्थिति है। इस बार जुलाई 2024 से भी ज्यादा खराब हालात है। बद से बदतर जिसको कहते हैं। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के दूसरे हिस्से में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके घर जलाए जाने की घटनाएं हो रही है। मीडिया पर हमले हो रहे हैं। पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं। 24 सितंबर की रात कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के राजबाड़ी में 29 साल के हिंदू युवक सम्राट मंडल को घेर कर मार डाला। उसे सरेआम भरे बाजार में तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। पिछले 7 दिनों में हिंदू युवक की सरेआम मॉब लिंचिंग का यह दूसरा मामला है। 18 दिसंबर को एक 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मेमनसिंह जिले में ऐसी विभत्स हत्या की गई थी कि पूरी दुनिया ये खबर देखकर दहल गई। भीड़ ने उसे बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। फिर उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। इसी तरह चिटगांव में हिंदुओं के घर जला दिए गए। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कैंटीन को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसका नाम हिंदू था। ये घटनाएं बता रही हैं कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति कितनी गंभीर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से। क्या ये कट्टरपंथ का बढ़ता प्रभाव है? कई सवाल हैं जो बांग्लादेश के मौजूदा बवाल से जुड़े हुए हैं। अब उस घटना का जिक्र करता हूं जहां से बांग्लादेश में फसाद की शुरुआत हुई। उस्मान हादी कौन था जिसकी हत्या पर बांग्लादेश जल रहा है? शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में जुलाई 2024 में हुए विद्रोह का एक प्रमुख नेता और हसीना विरोधी मंच इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। इनकलाब मंच पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान ही चर्चा में आया। उसी विद्रोह की वजह से आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटना पड़ा था और उन्हें देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। 32 साल का उस्मान हादी पेशे से लेखक और कॉलेज में लेक्चरर था। ढाका के एक निर्वाचन क्षेत्र से वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा था। और सबसे गौरतलब यह है कि यह हत्या चुनाव आयोग के चुनाव का ऐलान करने के ठीक एक दिन बाद हुई। ऐसे में यह हमला
राजनीतिक हिंसा की आशंका बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। ये चुनाव पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद होने जा रहा है। 5 अगस्त 2024 को हुए तख्ता पलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद से वहां पर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है, जो कि बांग्लादेश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। शेख हसीना 20 साल से अधिक के कार्यकाल के साथ बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री रही हैं। वो दुनिया की सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली महिला सरकार प्रमुख भी हैं। और अब वहां ऐसी स्थिति बना दी गई है कि अगले साल होने वाले चुनाव में शेख हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने मई 2025 में सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं को अंतरिम सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। एक और प्रमुख पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया लंबे समय से बीमार है। हालांकि एक अहम घटनाक्रम में खालिदा जिया के बेटे और उनकी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौट आए हैं। वो 17 साल से लंदन में रह रहे थे। खालिदा जिया को 2016 में सजा होने के बाद तारिक को बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बांग्लादेश की तीसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी है, जो कट्टरपंथी पार्टी के रूप में जानी जाती है। इस हिंसा के पीछे जमाते इस्लामी की भूमिका भी बताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का मंसूबा बांग्लादेश में हिंसा को भड़काकर कट्टरपंथियों को सत्ता में बिठाने का है। आईएसआई किसके निर्देश पर काम करती है, ये हर कोई जानता है। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बांग्लादेश में रोल जरूर है। इसलिए बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो भारत विरोधी गतिविधि शुरू हो जाती है। इस बार भी पता चला है कि आईएसआई अपनी पुरानी सहयोगी जमाते इस्लामी और उसके छात्र और मदरसे से जुड़े संगठनों को निर्देश दिया है कि वे आंदोलन को लीड न करें, बल्कि पीछे रहते हुए उसे हवा दें। अब उस्मान हादी की हत्या पर आते हैं। उसकी हत्या कब और कहां हुई और यह हत्या किसने की? दरअसल शरीफ उस्मान हादी को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने 12 दिसंबर को गोली मार दी थी। उसे गोली उस वक्त मारी गई जब वो पलटन इलाके में बैटरी वाले ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था। घटना के तुरंत बाद उसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। बाद में एवर केयर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान पिछले दिनों उसने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक मोटरसाइकिल पीछे से रिक्शे के पास आई, फिर दाईं ओर जाकर रुकी और पीछे बैठे व्यक्ति ने बिल्कुल नजदीक से हादी पर गोली चला दी। बाइक पर सवार दोनों लोग हेलमेट पहन रखे थे। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई और हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो कि हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी बताया जा रहा है। यह 32 साल का है। नाम है हिमोन रहमान सिकदर। सिकदर के पास से विदेशी पिस्तौल, गोलियां और भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। लेकिन जब तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता, इस केस पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। वो सवाल अब भी अनसुलझा है कि आखिर उस्मान हादी को किसने मरवाया और क्यों मरवाया। गौरतलब है कि हादी ने हत्या के कुछ ही घंटे पहले ऐसा नक्शा पोस्ट किया था जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़क गई। कई शहरों में हालात बिगड़ गए। उसका शव जब सिंगापुर से ढाका पहुंचा तो आंदोलनकारी हिंसक हो गए और आगजनी करने लगे। उन्होंने उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। यह संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है।
उपद्रवियों ने 18 दिसंबर को ढाका में 2 प्रमुख मीडिया हाउस के दफ्तर भी तोड़फोड़ और आगजनी की। भारत समर्थक होने का आरोप लगाया। ये बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस हैं। पत्रकारों ने वहां जैसे तैसे जान बचाई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि ये अखबार भारत का पक्ष लेता है, जबकि सच्चाई यही है कि ये मोहम्मद यूनुस समर्थक है। इसके अलावा ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को भी कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। नाजनीन ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कट्टरपंथियों ने नौकरी नहीं छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी है। सोचिए कट्टरपंथी वहां कैसे बेलगाम है। बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को भी आग लगाई गई। ढाका में बंगाली कल्चरल सेंटर छाया नट पर भी हमला किया गया। इमारतों में आग लगा दी गई। छाया नट कल्चरल सेंटर में रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की याद में प्रोग्राम होते हैं। यहां बसंत का त्योहार भी मनाया जाता है। इसी वजह से बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी छाया नट का विरोध करते हैं। हादी हत्याकांड के बाद बांग्लादेश के नेतृत्व का दोगला चरित्र फिर सामने आया है। दरअसल हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया। अब सवाल यह है कि हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गुस्सा क्यों फूटा। दरअसल बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हादी पर हमले होते ही भारत के उच्चायुक्त को तलब किया। उनसे कहा कि हमलावर भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्हें बांग्लादेश को सौंपा जाए। भारत ने यूनुस सरकार के दावे को खारिज कर साफ कर दिया कि भारत की जमीन का इस्तेमाल मित्र देश जैसे बांग्लादेश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से ही कट्टरपंथी छात्रों और यूनुस सरकार को हादी पर हमले के बाद मौका मिल गया। पहले तो ढाका में भारतीय उच्चायुक्त का घेराव किया गया। उच्चायोग में हमले की कोशिश की गई। शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया। यही नहीं, हिंदुओं को भी टारगेट किया। खासकर मेमनसिंह जिले में 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के समय का वीडियो जिसने देखा दहल गया। दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूर था। अपने विकलांग पिता, मां, पत्नी और बच्चे के इकलौते कमाने वाला था। निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि एक मुस्लिम सहकर्मी ने छोटी बात पर दीपू पर पैगंबर के अपमान का झूठा आरोप मढ़ा। भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर मारा। 100 को पेड़ से बांधकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जला हुआ धड़ और सिर बाहर लटका दिया। यह भयानक था, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हालांकि वहां अंतरिम सरकार ने इस घटना की निंदा की। आरएबी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन यह सब दुनिया को दिखाने वाली कार्रवाई ही लगती है। इस घटना के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में भी तल्खी आ गई है। भारत ने बांग्लादेश के लिए वीजा सर्विस अस्थायी तौर पर बंद की, तो बांग्लादेश ने भी इंडियंस के लिए वीजा सर्विस बंद कर दी। यह सवाल लगातार उठ रहा है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं कौन भड़काता है। इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई पर उंगलियां उठ रही हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार आए। वो नहीं चाहता कि भारत से बांग्लादेश की अच्छी दोस्ती रहे। शेख हसीना वाले प्रकरण में यही हुआ था। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की हालत बहुत बिगड़ी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कानून व्यवस्था बेकाबू है और वो भारत पर झूठा आरोप मढ़ती रहती है, जबकि हकीकत यह है कि बांग्लादेश में ही हादी हत्याकांड को लेकर अलग अलग राय है। उस्मान हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। बीआरके के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया है कि हादी को उसके ही किसी करीबी ने गोली मारी थी।
गोली मारने वाला हादी के ही हथियारबंद गैंग का सदस्य है। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके महबूब हसन चौधरी ने दावा किया कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार के दो बड़े मकसद हैं। एक तो वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहती है और दूसरा ये कि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहती है, जो अब भी बांग्लादेश में सक्रिय हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। उन पर कई तरह के मुकदमे किए गए। बांग्लादेश की अदालत ने एक मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई है और एक में 21 साल की जेल। साफ है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी नहीं चाहते कि भारत से अच्छा संबंध रखने वाली वहां सरकार बने। पाकिस्तान भी यही चाहता है, इसलिए कुछ भी वहां होता है उंगलियां भारत की ओर उठाई जाती हैं। मौजूदा घटनाक्रम भी चुनाव टालने और कट्टरपंथियों को सत्ता दिलाने की साजिश के तहत ही है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले बांग्लादेश के बारे में कुछ अहम जानकारी दे दूं, जो उस देश को समझने के लिए जरूरी है। अंग्रेजों के समय 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल में बांट दिया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद पूर्वी बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। बाद में यहां पाकिस्तान विरोधी आंदोलन हुआ और ये अलग देश बांग्लादेश बन गया। 1971 में भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। इसका आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। कुछ और बातें बांग्लादेश के बारे में जानना जरूरी है। यहां 90% मुस्लिम रहते हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के बाद चौथे नंबर पर ज्यादा मुसलमान यहां रहते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो चलिए अगले किसी वीडियो में विस्तार से वहां के बारे में और जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके रिएक्शन का इंतजार रहता है। नमस्कार।